Hello students, welcome in confidence classes. Myself रोहित गुप्ता और बच्चों आज से मैं आपको स्टार्ट करने चल रहा हूँ क्लास 11 के लिए अकाउंटेंसी। बच्चों अपने स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर मैं आपसे डिस्कस करूँगा आपकी अकाउंट्स की बुक का फर्स्ट 6 चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 या 6 तक आपकी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं वो थ्योरेटिकल कुछ चैप्टर्स हैं। तो हम आपसे थ्योरी की बात करेंगे इन चैप्टर्स में, जिसमें आप अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट, मीनिंग, एडवांटेज, प्रिंसिपल्स, आप कॉन्सेप्ट तमाम तरह की चीजों की बात करोगे। देन आफ्टर फिर आपके न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट होंगे। अकाउंट्स याद रखिएगा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और फिर आगे से आपको सारे के सारे चैप्टर्स में प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लगाने होंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होंगे। बट अभी कुछ लेक्चर्स आपको जो शुरुआती चैप्टर्स हैं उनमें थ्योरी मिलने वाली है, तो हम आपसे थ्योरी पर डिस्कस करने चल रहे हैं। अपनी बात को इस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, मेरी प्रोग्रामिंग इस तरह की कि मैंने अपने जो फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स थे थ्योरी बेस्ड उसकी स्कैनिंग करके अपने इस स्क्रीन पर ले लिया है। आपकी बुक आपके सामने होगी, मे भी पॉसिबल कि शायद आप भी डी.के. गोयल की बुक लेके चल रहे हो। अभी आपके सामने जो कंटेंट्स बच्चों रखा है ये भी डी.के. गोयल का ही है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और ऑथर की बुक है तो डोंट वरी, आप कॉन्सेप्ट समझें, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करिए। बाकी ऑथर टू ऑथर लैंग्वेज में थोड़ी बहुत डिफरेंस आ सकते हैं, प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आ सकते हैं। एनीवेज मैंने डी.के. गोयल की बुक को स्कैन करके इस समय स्क्रीन में आपके सामने रखा है और तमाम चीजें मैं आज इस स्क्रीन के थ्रू ही समझाऊंगा। जब न्यूमेरिकल लगेंगे तो फिर मैं अपने बोर्ड पर आऊंगा और फिर मैं प्रॉपर वे में न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। पर थ्योरी में आपको मैं स्क्रीन से समझाना शुरू करता हूं, ठीक है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अपने सामने डी.के. गोयल की बुक को या जो भी बुक आपके पास है वो सामने रख लीजिए। शुरू करते हैं। मैं अपनी इस क्लिपिंग में आपसे डिस्कस करूंगा अकाउंट्स की मीनिंग, डेफिनेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव। आपके अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और इस चैप्टर में आपको कई पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मैं इस चैप्टर में ओवरऑल जो डिस्कस करने वाला हूं वो है नीड फॉर अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, difference between bookkeeping, accounting and accountancy, types or branches of accounting, accounting as a source of information, user of accounting information, advantage of accounting or limitation of accounting, qualitative characteristics of accounting information। अच्छा खासा चैप्टर है। मैं इस चैप्टर को कई छोटे छोटे सेगमेंट में एलोकेट कर दूंगा ताकि आपको चीजें बेहतर समझा सकूं। अपनी इस क्लिपिंग में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नीड फॉर अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, देन आफ्टर मैं आपसे बात करूंगा यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नीड फॉर अकाउंटिंग। बच्चों एकदम प्रैक्टिकल बात करिए, क्या आपके घर में किसी भी तरह का कोई बिजनेस है? आपके फादर क्या करते हैं? सपोज करो आपके फादर जॉब करते हैं, तब तो मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपके फादर बिजनेस करते हैं, आपकी कोई शॉप है या आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप एक बिजनेसमैन हो, तो मुझे आपसे मतलब है। और मैं 2 मिनट के लिए अज्यूम करके चल रहा हूं आपके फादर का एक बिजनेस है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट इज द नीड फॉर अकाउंटिंग। बच्चों आपके फादर ने थ्रू आउट फ्रॉम डे ईयर की स्टार्टिंग से ईयर एंड तक जो भी बिजनेस में तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए, अब ईयर एंड में आने के बाद आपके फादर डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे। इनफैक्ट बच्चों हर बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा कि हमने बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज करी है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्टिविटीज। हमने अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस किए फाइनली उस ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट क्या आया। थ्रू आउट हमने जो बिजनेस में एफर्ट्स करे उन एफर्ट्स का रिजल्ट क्या आया। देयर विल बी प्रॉफिट और से देयर विल बी लॉस। तो अपने बिजनेस में थ्रू आउट मैंने जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करे हैं उन बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमें रिजल्ट्स के रूप में क्या मिला, प्रॉफिट या लॉस और कितना, इस बात को जानना है मुझे। और ये इंफॉर्मेशन हर बिजनेसमैन जानना ही चाहेगा। अच्छा
सिर्फ बच्चों प्रॉफिट और लॉस ही मैं नहीं जानना चाहता, इसके अलावा मैं और भी कई तरह की इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं। एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, ईयर एंड में हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ माय बिजनेस, यानी एज अ बिजनेसमैन हमें तमाम लोगों को कुल कितना पे करना है, किस किस बंदे को, किस किस पर्सन को, किस किस फर्म को कितना कितना पे करना है, ये मैं जानना चाहूंगा ईयर एंड में। दैट इज माय लायबिलिटी ऑफ बिजनेस थ्रू टू अदर्स पर्सन। सेम लाइक मैं अपने बिजनेस में जानना चाहूंगा कि तमाम पार्टी से मुझे कुल कितना अमाउंट रिकवर करना है। हमारे तमाम कस्टमर हैं जिन्हें मैंने क्रेडिट बेसिस पर गुड सोल्ड किया है, उनमें से कुछ पेमेंट मुझे मिल चुका है, कुछ पेमेंट अभी बकाया है। तो बच्चों बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि मैं जिन लोगों को, जिन कस्टमर्स को, जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को, प्रोप्राइटर को गुड सोल्ड किया हूं, उनसे क्या अमाउंट कलेक्ट हो चुका है और कितना अमाउंट उनके ऊपर अभी भी पेंडिंग है, कुल कितना अमाउंट रिकवर करना है, किस किस पार्टी से कितना अमाउंट लेना है, ये मैं जानना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा थ्रू आउट मेरे बिजनेस में पूरे ईयर कुल कितना एक्सपेंसेस हुआ, किस किस आइटम पर, किस किस मद में, किस किस नाम पर कुल कितना एक्सपेंसेस हुआ, सैलरी के रूप में कितना दिया, रेंट के रूप में कितना दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के रूप में कितना दिया, टोटल हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस कितना हुआ और किस किस हेड में कितना कितना एक्सपेंसेस हुआ, मैं ये जानना चाहूंगा। मेरे को इनकम कहां से हुई, टोटल इनकम कितनी हुई, मैं ये जानना चाहूंगा। तो बच्चों एज अ बिजनेसमैन मैं अपने थ्रू आउट बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन किया हूं पूरे ईयर में, मैं उसका रिजल्ट जानना चाहता हूं, प्रॉफिट जानना चाहता हूं, लॉस जानना चाहता हूं, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, एक्सपेंसेस कहां हुआ, इनकम कहां हुई, कहां से कितना कितना इनकम आई, कहां से कितना कितना एक्सपेंसेस हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन सोच के देखिए। मैं ह्यूमन पर्सन हूं, क्या दिमाग में रख पाऊंगा? डेफिनेटली नॉट। मैं किस बंदे को कब कितने गुड सोल्ड आउट किया हूं, क्या मैं दिमाग में रख पाऊंगा? आज आपने सपोज करो एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, उसे कोई गुड सोल्ड आउट किया, 2-4 दिन बाद फिर आपने उसको गुड सोल्ड किया, कुछ दिन बाद उसने कुछ पेमेंट किया, पार्ट पेमेंट किया, फिर उसने आपसे कुछ गुड्स परचेस किया, फिर उसने कुछ पार्ट पेमेंट किया। तो सोच के देखो क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि सारी बातें मैं अपने दिमाग में रख पाऊं? एज ए ह्यूमन पर्सन सोचिए कितनी अच्छी मेमोरी आपकी है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो सब के सब आपके दिमाग में रहे, आपके माइंड में रहे। ये ह्यूमन माइंड है, कितनी चीजें रिमाइंड कर पाए, कितनी चीजें रिमेंबर रख पाएगा। प्रैक्टिकली आपको ये करना होगा कि आप बिजनेस में बच्चों जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, अमाउंट रिसीव कर रहे हो, कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो, कहीं से कोई इनकम गेन कर रहे हो, इन सारी चीजों को एक प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में अपने पास लिख लें और फिर इसी के बिहाफ पे ईयर एंड में आप अपना रिजल्ट पता करें कि आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन क्या है, आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस। और हम इसी को बोल रहे हैं अकाउंटिंग। तो आप कह सकते हो अकाउंटिंग हर एक बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी होता है। अपने बिजनेस से रिलेवेंट तमाम इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए आप अपने यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शंस को प्रॉपर वे में इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो। एंड दैट इज द नीड ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग, दैट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये था अपना पहला टॉपिक, नीड फॉर अकाउंटिंग। अगर आपके पास जीके गोयल है तो फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, इसमें यही मेंशन था बच्चों। देखिए जरा, नीड फॉर अकाउंटिंग क्या मेंशन था? एट द एंड ऑफ ईच ईयर all the businessmen want to know how much they have gained or lost during the year, how much capital is invested in the business at the end of the year, how much amount they are liable to pay and to whom they own it, how much is owed to them and by whom, etc. In order to attain such information, it is essential to keep a complete and systematic record of each and every transaction entered during the year. तो बच्चों ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप अपने बिजनेस में ये जानना चाहते हो कि आपने बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, ईयर एंड में आपके पास क्या रिजल्ट्स आया, क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया,
आपको किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, ये सब बातें एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शंस है उसको प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करिए, एंड दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग, ताकि आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंट से रिलेवेंट है, बिजनेस से रिलेवेंट है, उसे इमीडिएट फाइंड आउट कर सको, और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए इस नीड के बिहाफ पे हम आपसे बात करेंगे अकाउंट्स की कुछ डेफिनेशंस की। आपके बुक में कई डेफिनेशंस हैं, बट मुझे जो सबसे बेहतरीन डेफिनेशन लगती है वो लगती है स्मिथ की डेफिनेशन। थर्ड नंबर पे देखिए स्मिथ की डेफिनेशन है। एक बार पहले इस डेफिनेशन को रीडिंग लगा लें। यहां पर ये मेंशन करता है बच्चों, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स primarily of financial character and the art of making significant summary analysis and interpretation of those transactions and events and communicating the results to person who must make decision or form judgment। स्मिथ साहब क्या बोलते हैं बच्चों? ये बोलते हैं कि अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। अब एक इसमें वर्ड आ रहा है साइंस। What is the meaning of science? अगर हम साइंस को डिफाइन करें सिंपल वे में तो साइंस क्या होता है बच्चों? साइंस में कुछ एक बेसिक रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉरएवर यूनिवर्सल होते हैं और हर जगह पर इंप्लीमेंट होते हैं। अगर आप कहते हो कि सर वाटर का इक्वेशन है H2O, तो चाहे आप इंडिया में रहो चाहे आप अमेरिका में रहो, आप कहीं भी रहो, आप बोलोगे वाटर मींस H2O। तो साइंस एक बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करता है, बेसिक रूल्स की बात करता है। ये रूल्स, ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह इंप्लीमेंट होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, सेम एज इट इज। वैसे बच्चों अकाउंट्स में भी होता है। अकाउंट्स में भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और आप किसी भी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, स्मॉल स्केल पे, लार्ज स्केल पे, हर बिजनेस में ये रूल्स, ये प्रिंसिपल्स एज इट इज फॉर्म में इंप्लीमेंट होते हैं। तो अकाउंट एक तरह की साइंस है जो डिफाइन करते हैं कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स, और इन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे हम तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आगे ये क्या बोलता है? एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, जो भी बिजनेस के इवेंट्स है, उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाइड करता है। क्लासिफिकेशन का बच्चों यहां पर मतलब है कि आपने जो एक्सपेंसेस करे हैं, जो भी इनकम करी है, उसको अलग अलग हेड के रूप में अलोकेट कर देना। एक एग्जांपल, सपोज तो मैंने अपने बिजनेस में पूरे ईयर 50 लाख रुपीस खर्च करे, तो मैं 50 लाख रुपीस कहां कहां खर्च किया? सपोज को सैलरी में कुछ दिया, रेंट में कुछ दिया, एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ पेमेंट किया। तो इस तरह से चीजों को, एक्सपेंसेस को हमने अलग अलग हेड में अलोकेट करना है। रेंट पे कुल कितना कितना गया, टोटल कितना खर्च हुआ, सैलरी के नाम पर कुल कितना कितना का आपका पेमेंट किया, टोटल कितना पेमेंट हुआ। तो ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। और ये क्लासिफिकेशन या रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स या रूल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और उन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स को आपको इस अकाउंट्स में पढ़ने हैं। इन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स प्राइमरी ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इस पर ध्यान दीजिए बच्चों, फाइनेंशियल कैरेक्टर। आप जब अकाउंट्स में किसी बिजनेस इवेंट्स को या किसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, तो याद रखिए कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड होगा जब वो फाइनेंशियल नेचर का हो, मॉनेटरी फॉर्म में आप इसे रिकॉर्ड करते हो, वो भी तब जब वो फाइनेंशियल नेचर का हो। अगर कोई ट्रांजैक्शंस ऐसा है जो बिजनेस को इफेक्ट तो कर रहा है लेकिन वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, तो सॉरी, आप उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करोगे। अभी आप जब फीचर्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स, तो मैं आपसे एग्जांपल दूंगा, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर के कुछ एग्जांपल्स डिटेल्स में। अभी एक लाइन सुन लीजिए, उस एग्जांपल का एक छोटा सा सेगमेंट। बच्चों,
सपोज करो मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स। मैंने उस मिस्टर एक्स को अपनी कंपनी में अकाउंटेंट और कैशियर का पोस्ट रखा, पोस्ट पे अपॉइंट किया हुआ है। यानी वो मिस्टर एक्स हमारी कंपनी में अकाउंटेंट भी है और कैशियर भी। मैं उस मिस्टर एक्स को एक दिन बुलाया, काफी पुराना एम्प्लॉइज था वो, काफी भरोसे का बंदा था वो। मुझे मालूम है कि उस जैसा एम्प्लॉय मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं उसके ऊपर काफी फेथ करता हूं बच्चों, काफी रिलायबल पर्सन है मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए वो। एक बार क्या हुआ, मैंने अपने बिजनेस में 50 लाख रुपीस कुछ कैश थे, उसे बैंक में डिपॉजिट करवाना था। तो मैंने मिस्टर एक्स को बुलाया, उसको वो बिजनेस की 50 लाख रुपीस कैश दी और उससे कहा जाइए हमारे बैंक में, हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराइए। मिस्टर एक्स उसके ऊपर भरोसा करता था, रिलायबल पर्सन था। 50 लाख रुपीस मेरे से लिया और मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए ले गया। थोड़ी देर बाद न्यूज आई कि सॉरी, 4 गुंडे मिस्टर एक्स को पकड़कर मार डाले और उससे 50 लाख रुपीस हमारा जो कैश डिपॉजिट करने के लिए उसको दिया था वो लूट ले गए। अनफॉर्चुनेटली मुझे 50 लाख रुपीस का लॉस हो गया। अभी इस एक छोटी सी स्टोरी में सोच के देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों मुझे कितना लॉस हुआ। आपको कि सर 50 लाख रुपीस आपकी कैश लुट गई तो 50 लाख रुपीस का लॉस हुआ, तो मैं कहूंगा नहीं सर, मुझे सोच के देखिए 2 लॉस हुए। एक जो आप गिन पा रहे हो 50 लाख रुपीस कैश लॉस हुआ, डेफिनेटली ये तो हुआ ही हुआ, बट बच्चों उससे भी बड़ा एक और लॉस हुआ। और वो लॉस ये कि मिस्टर एक्स जैसा एफिशिएंट एम्प्लॉय आज मैंने खो दिया। वो गुंडे उसे मार डाले, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। अब मैं चाह कर भी उस जैसा रिलायबल पर्सन, रिलायबल एम्प्लॉय शायद ही कभी पाऊंगा। मिस्टर एक्स बड़ा एफिशिएंट एम्प्लॉय था, उसकी काबिलियत की वजह से मेरा बिजनेस कहां से कहां पहुंच रहा था। उसकी एफिशिएंसी की वजह से मेरे बिजनेस में दिन पर दिन ग्रोथ हो रही थी। आज मैं मिस्टर एक्स की जगह पर कोई नया एम्प्लॉय रख सकता हूं, डेफिनेटली रखूंगा भी, लेकिन डेफिनेटली वो काबिलियत, वो एफिशिएंसी जो मिस्टर एक्स के अंदर थी वो नए एम्प्लॉय में तो नहीं होगी। अगर मिस्टर एक्स जिंदा रहता तो आगे मेरे बिजनेस में और ग्रोथ होती। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एक्स की डेथ होने की वजह से अब वो ग्रोथ उतनी रफ्तार से नहीं हो पाएगी। तो आप बता सकते हो मिस्टर एक्स के डेथ होने से हमारी बिजनेस की ग्रोथ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपको कि सर ये कैलकुलेट तो किया ही नहीं जा सकता, इसका तो एस्टिमेट किया ही नहीं जा सकता। नो डाउट फर्क पड़ेगा। जिस रफ्तार से ग्रोथ होनी चाहिए थी नए एम्प्लॉय के आने की वजह से शायद उतनी रफ्तार से ग्रोथ नहीं होगी, हमारी ग्रोथ पर इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन कितना, सॉरी, इट कैन नॉट बी मेजर। आप इसको कभी मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। तो मैंने आपसे पूछा था इस कहानी में कितने लॉस हुए, आपको सर 2 लॉस। एक 50 लाख रुपीस आपका लुट गया, ये लॉस, और दूसरा मिस्टर एक्स जैसा एफिशिएंट एम्प्लॉय की डेथ हो गई, ये लॉस। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। जब बच्चों हम आपसे कहेंगे कि इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो कि मिस्टर एक्स की डेथ हो गई और कंपनी का 50 लाख रुपीस लुट गया, इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो, तो आपका ये डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो। तो ये जो इस कहानी में लॉस हुआ, एम्प्लॉयज की डेथ, ये लॉस, 50 लाख रुपीस लुट गया, ये लॉस, तो इस कहानी में मैं जो बिजनेस में अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करूंगा वो केवल इतना रिकॉर्ड करूंगा कि मेरे बिजनेस का 50 लाख रुपीस कैश लॉस्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट। लेकिन एम्प्लॉयज की डेथ ये एक ऐसा इंसिडेंट है, ये एक ऐसी इवेंट्स है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, लेकिन हम इसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इट इज अ नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर। एम्प्लॉयज की डेथ ये एक फाइनेंशियल नेचर का इवेंट्स नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर का नेचर है, नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर है, और इसी वजह से आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप केवल इतना रिकॉर्ड कर पाओगे कि 50 लाख रुपीस का कैश लॉस्ट हो गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है वो केवल तभी रिकॉर्ड होता है जब वो फाइनेंशियल नेचर का हो। नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो ही नहीं सकते, भले वो बिजनेस को इफेक्ट करे, जैसे यहां पर इफेक्ट कर रहा है। मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, ये बिजनेस को इफेक्ट करेगा, उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करेगा, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़े,
और क्या बोलती है डेफिनेशन? एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। बच्चों अभी मैंने आपसे कहा कि अकाउंट्स एक साइंस है और मैंने आपको साइंस की डेफिनेशन दी कि साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक वे है जो आपको डिफाइन करता है कुछ रूल्स और प्रिंसिपल जिसके बिहाफ पे आप चीजों को एंटर करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तमाम ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है ये एक अकाउंट्स साइंस के रूप में डिफाइन करता है कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स। जैसे साइंस में डिफाइन होते हैं वैसे यहाँ भी कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं जिनके बिहाफ पे आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। अब ये बताइए, यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन किया कि अकाउंट्स न सिर्फ साइंस है बल्कि आर्ट भी है। तो ये बताइए ये आर्ट क्या होता है? आर्ट तो आपको भी सर आर्ट एक कला है जो किसी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव करना है वो डिफाइन करती है। आर्ट क्या है? आर्ट एक ऐसी कला है, एक ऐसी आर्ट है जो ये डिफाइन करती है कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपको किस तरह से अचीव करना है। इसी तरह से अकाउंट्स भी एक आर्ट है जो ये डिफाइन करता है कि जो आपने ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड किया है उसकी समरी कैसे तैयार करेंगे, उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन वगैरह कैसे करेंगे, ये डिफाइन करता है आपका अकाउंट। सो अकाउंट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजन और फॉर्म ऑफ जजमेंट। बच्चों आपने अकाउंट्स में तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, उसकी समरी तैयार करी, उसकी एनालिसिस करके आपने जाना बिजनेस में कुल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। आपने इसकी एनालिसिस करके देखा कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बिजनेस की क्या लायबिलिटी है, क्या बिजनेस को पे करना है, क्या बिजनेस को लेना है। ये तमाम चीजों की एनालिसिस आप करके ये इंफॉर्मेशन उन लोगों को कम्युनिकेट करते हो जो इस इंफॉर्मेशन के यूजर होते हैं। तो आपने अब ये समझना है, ये जो डिफाइन कर दिया आपने, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजन और फॉर्म ऑफ जजमेंट। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इंटरप्रिटेशन करके आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी उस इंफॉर्मेशन को आप कम्युनिकेट करते हो उन पर्सन को जिनकी ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा जंप कर रहा हूं अगले टॉपिक पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। आइए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि वो पर्सन कौन से होते हैं जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए यूजर होते हैं, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर हमारा बिजनेस है तो हमारे बिजनेस की जो फाइनल रिजल्ट्स आया, प्रॉफिट लॉस, लायबिलिटीज, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारी इंफॉर्मेशन का यूजर कौन होगा? ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जंप करेंगे और हम लोग बात करेंगे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। अपनी बुक में 2-4 पेज आगे बढ़िए और ढूंढिए, आपको एक हेडिंग दिखेगी बच्चों, और ये हेडिंग आपको दिख रही होगी पेज नंबर 1.9 पे, पेज नंबर 1.9 पे। और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। अभी अपनी इस क्लिपिंग में मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। मैंने आपसे अभी डिस्कस किया अकाउंट्स की नीड, मीनिंग और डेफिनेशन। अपनी अगली क्लिपिंग में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। आप इसे कह सकते हो पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और आपके एग्जाम में काफी टाइम यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अगली क्लिपिंग में हम आपसे बात करेंगे इस टॉपिक की, बट अभी के लिए थैंक यू एंड दैट्स ऑल।